सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं नदी हसन और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि तालिबान जंगजू अफगान शहरियों को हिरासा करने लगे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने दावा किया है कि जंगजुओं ने मुखालिफिन की तलाश शुरू कर दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हज़ारा बरादरी के कत्लेआम का भी इंकशाफ कर दिया। तालिबान के काबुल पर कंट्रोल के बाद आम मुआफ़ी के ऐलानात धरे रह गए। जंगजुओं ने मुखालिफिन की तलाश शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया, तालिबान ने तहरीरी हुक्म जारी किए हैं कि अगर ऐसे लोग अपने आप को हवाले नहीं करते तो इनके खानदान वालों को सजाएं दी जाएंगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि तालिबान ने हाल ही में अफगानिस्तान में हज़ारा बरादरी के कई अफराद का कत्लेआम किया और उन पर वहशियाना तशद्दुद किया। नेटो हुकाम का कहना है कि अब तक काबुल से 18,000 अफराद का इनखला किया जा चुका है। लोगों का एक हजूम हवाई अड्डे पर जमा है। दूसरी जानिब अफगान हुकाम ने तस्दीक की है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजी तैयारे से गिरकर हलाक होने वालों में एक नौजवान फुटबॉलर भी था। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि तालिबान की बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने की ख्वाहिश सिक्योरिटी काउंसिल के पास असरअंदाज होने का वाहिद तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है, चीन ने अफगानिस्तान में अमन और मसालिहत के लिए तामीरी किरदार अदा किया है। अफगानिस्तान से जान बचाकर भागने वाले अफगानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल से निकाले गए अफगानों को कतर की एक महाजिर कैंप में रखा गया है, जहां बुनियादी सहूलियात का शदीद फुकदान है। सैकड़ों अफराद के कैंप में सिर्फ एक बाथरूम है, जबकि शदीद गर्मी के बावजूद एयर कंडीशनिंग का कोई इंतजाम नहीं है। अफगानिस्तान से जान बचाकर भागने वाले अफगानों के साथ जानवरों की तरह सलूक किया जाने लगा है। अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों को लाने के लिए PIA की 2 खुसूसी परवाजें आज काबुल जाएंगी। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक भी परवाज़ों के हमरा काबुल रवाना होंगे। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। और सैयद ज़ीशान, बताइएगा कुल कितने मुसाफिरों को आज वापस लाया जाएगा? जी देखिए, तकरीबन 300 से ज़ायद मुसाफिर जो हैं जो कि अफगानिस्तान में फंसे हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी हैं और गैर मुल्की सिफारती अमला भी है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ आलमी इदारों के लोग हैं उनको भी जो है आज इस्लामाबाद पहुँचाया जाएगा। आज 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी इस्लामाबाद से काबुल वापसी और इस्लामाबाद के लिए। तो इसमें एयर मार्शल अरशद मलिक जो कि CEO हैं PIA के, वो खुद भी जो हैं वो एयरबस A320 में काबुल पहुंचेंगे और वहां पर मौजूद अपने अमले की हिम्मत अफजाई करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ीशान आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अफगान खवातीन और लड़कियों की जिंदगियां दहाइयों से मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन कई साल अफगानिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले अशरफ गनी की बेटी मरियम गनी अमेरिका में पुरतइश जिंदगी गुजार रही हैं। मरियम गनी की जिंदगी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। A lot of this began in that original Contagious Cities residency. मरियम गनी 1978 में न्यूयॉर्क में पैदा हुई। वालिद अशरफ गनी अफगान शहरी और वालिदा लिबनानी हैं। ब्रुकलिन के क्लिंटन हिल के इलाके में रिहाइश पजीर मरियम गनी पेशे के एतबार से विजुअल आर्टिस्ट और फिल्म साज हैं। मरियम गनी अफगान खवातीन की जिंदगियों से यकसर मुख्तलिफ एक पुरतइश जिंदगी गुजार रही हैं। मरियम गनी अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने को तैयार नहीं, लेकिन अमरीकियों से अफगानियों की मदद करने की अपील जरूर कर रही हैं। मरियम गनी अफगानिस्तान में अपने खानदान, दोस्तों और साथियों के लिए गमगीन और खौफज़दा हैं, लेकिन उनके वालिद अशरफ गनी अफगानियों को बेयारो मददगार छोड़कर मुत्तहिदा अरब अमारात फरार हो गए। ये नहीं, अशरफ गनी पर जाते हुए तकरीबन 17 करोड़ डॉलर साथ ले जाने का भी इल्जाम लगा। मरियम गनी का कहना है कि वो सख्त मेहनत से काम कर रही हैं ताकि अफगान अवाम के लिए कुछ कर सके। मरियम गनी पैदाइश से लेकर अब तक अमेरिका में ही मुकीम हैं।
افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے. ماہر افغان امور نصیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور نصیب خان بتائیے گا، 2 سے 3 روز ہو چکے ہیں طالبان کو اقتدار میں آئے، اب کیا حالات معمول پر آئے ہیں؟ اس وقت صورتحال کیا ہے افغانستان کی؟ جی دیکھیں، کچھ شہروں میں جیسے خوست، جلال آباد، کابل میں یہ افغانستان کا پرچم جو ہے اس کی تبدیلی کی بات چل رہی ہے. ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اس کا کوئی کلیئر جواب نہیں دیا کہ یہ چینج کرنا ہے یا نہیں، تو اس پہ لوگوں میں تھوڑی ٹینشن پائی جاتی تھی. کل مظاہرے بھی ہوئے ہیں جلال آباد، خوست اور کابل میں، لیکن اوورآل جو صورتحال ہے لوگوں میں جہاں غیر یقینی کی صورتحال ہے، کوئی مرکزی ادارہ نہیں ہے، حکومت نہیں بنی، لیکن وہیں کابل کی خوشائن بات یہ ہے کہ وہاں پہ کرائم جو پچھلے 2-3 مہینے سے بہت زیادہ تھے وہ بہت کم ہوئے ہیں. رات کو بھی 5 جو کرمنل تھے انہیں طالبان نے پکڑا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ طالبان جو پہلے خواتین کو بغیر پردے کے باہر نہیں آنے دے رہے تھے، کل ان کا مظاہرہ تھا اور ساتھ ہی وہ ساتھ مظاہرے کے چل رہے تھے. سیاسی لحاظ میں پہلے افغانستان میں ایسا نہیں ہوا. جب بھی ایک گروہ آیا ہے اس نے دوسروں کو یا تو قتل کیا ہے یا جیل میں ڈالا ہے یا ملک سے بھگایا ہے. کل انس حقانی جو طالبان کے سیاسی دفتر کے ایک ممبر ہیں وہ گئے ہیں، حامد کرزئی سے ملے ہیں، جو مصالحتی شورا کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر عبداللہ غرب الدین حکمتیار، ان سے ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں. اور ایک اور خوشائن بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ شیعہ برادری ہے انہوں نے کل کابل، بامیان، ہیرات اور میدان وردگ میں اپنے جو عزاداری کے مراسم تھے بڑے پرامن طریقے سے انہوں نے سر انجام دیے ہیں. اس سے پہلے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہ یہ مراسم جب ادا کرتے تھے تو ان پہ حملہ ہوتا تھا، لیکن اس بار انہوں نے پرامن طریقے سے سر انجام دیے. لیکن ایک جو ٹینشن جو ایک بحران کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے وہ کابل ایئرپورٹ کی ہے. امریکیوں نے کہا ہے کہ وہ 2200 افراد کو یہاں سے نکال چکے ہیں، لیکن ابھی بھی کل سوشل میڈیا پہ پکچرز ان کی وائرل ہوئی تھی. طالبان اور امریکی بالکل آمنے سامنے کھڑے تھے. اطراف میں لوگ اس انتظار میں ہیں، کوئی اس انتظار میں ہیں کہ امریکن انہیں بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے لے جائیں، کوئی وہ ہیں جن کے پاس ویزا اور پاسپورٹ ہے تو وہ ایئرپورٹ کے ارد گرد کھڑے ہیں. بدامنی کی وہاں پہ صورتحال ہے. ایک امریکن نے ایک اسپیشل فورس بنائی تھی 01 یونٹ جس پہ افغانستان کی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، وہ بھی کابل ایئرپورٹ کے قریب ہی رہ رہے ہیں، وہ بھی اس انتظار میں ہیں. اور اس بات کا خطرہ بھی لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کہیں طالبان اور اس کے درمیان کوئی جھڑپ یا ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے. تو ایئرپورٹ کی جو صورتحال ہے بدستور خراب ہے، لیکن کابل میں بظاہر امن آ چکا ہے. لوگ سرکاری ادارے بند ہیں لیکن ٹھیک ہے، سرکاری ادارے بند ہیں. نصیب خان آپ کا بہت شکریہ. طالبان نے افغان دارالحکومت کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اپنے پرچم کو قومی پرچم بنانے کا اعلان کیا ہے. کیا افغانستان کا پرچم پہلی بار تبدیل ہوا یا اس سے پہلے بھی افغان پرچم میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں؟ یہ اس رپورٹ میں دیکھیں. ویسے تو افغانستان کی تاریخ 18ویں صدی کے آغاز تک جاتی ہے، لیکن 1919 میں برطانوی راج سے آزادی کو جدید افغانستان کا آغاز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. افغانستان کی سیاسی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کے پرچم کی تاریخ بھی مطالعے سے تعلق رکھتی ہے. قومی پرچم میں سب سے زیادہ تبدیلیاں کرنے کا ریکارڈ افغانستان ہی کے پاس ہے. 20ویں صدی کے دوران افغان پرچم میں کم از کم 19 تبدیلیاں کی گئیں. برطانیہ سے آزادی کے بعد امیر امان اللہ خان نے پرانے افغان پرچم میں متعدد تبدیلیاں کی. سیاہ پرچم میں خلافت عثمانیہ کے جھنڈے سے متاثر ہو کر 8 کونوں والا کرنوں کا دائرہ بنایا گیا. امان اللہ خان نے بادشاہ بننے کے بعد افغان پرچم میں دوبارہ تبدیلی کا فیصلہ کیا. مسجد کے ارد گرد شابلوت اور لورل کی ٹہنیوں کے گلدستے کو دکھایا گیا اور دونوں ٹہنیوں کو ایک ربن سے جوڑ دیا گیا. افغان بادشاہ امان اللہ نے 1928 میں نئے پرچم میں پہلی مرتبہ سرخ، سبز اور سیاہ رنگ دکھایا. دیگر نشانات کے علاوہ پرچم پر پہلی بار اللہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام بھی لکھے گئے. سیاسی کشمکش میں افغان پرچم 1 سال سے بھی کم عرصے بعد ایک بار پھر تبدیل ہوا. حبیب اللہ غازی کی جانب سے متعارف کرائے گئے پرچم میں عمودی سمت میں سیاہ، سرخ اور سفید رنگ استعمال کیا گیا اور اس کے علاوہ اس پرچم پر کوئی نشانی نہیں تھی.
नादिर खान के बादशाह बनने के बाद परचम को अमानुल्लाह खान के दौर में मुतारिफ कराए गए झंडे को मामूली तब्दीली के साथ दोबारा अपना लिया गया। तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद जब हामिद करजई सदर बने तो कुछ अरसे बाद कौमी परचम को 1931 के आइन में मौजूद परचम में मामूली तब्दीली के साथ बहाल कर दिया गया। हामिद करजई ने नए परचम को 2004 में नए आइन के मुताबिक बना दिया। इसमें ये तब्दीली की गई कि मिंबर और महराब की अलामत को वही रहने दिया गया, ताहम उसकी दोनों जानिब अफगानिस्तान के छोटे साइज के परचम लगाए गए। ऊपर दरमियानी हिस्से में कलमा लिखा गया। रवां माह अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान के परचम को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। तालिबान का कहना है कि कलमा शहादत से मुज़य्यन उनका झंडा ही कौमी परचम होगा। के तरीन ग्रुप के मामलात पर पंजाब हुकूमत की नई हिकमत अमली सामने आ गई। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान को तरीन ग्रुप के हवाले से अहम टास्क मिल गया है। फयाज चौहान के तरीन ग्रुप के अरकान से राब्तों का भी इंकशाफ हुआ है। मजीद अवैस कियानी से जानते हैं। अवैस कियानी बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान को तरीन ग्रुप के हवाले से जो टास्क मिला है उनमें ये राब्ते करने का इंकशाफ हुआ है। अब्दुल हाई दस्ती और सरदार खुरम लगारी से रब्ता हुआ है। फैजल हसन चौहान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की हदायत पर तरीन ग्रुप से रब्ते कर रहे हैं, ज़राए का ये कहना है। और तरीन ग्रुप के अरकान को रब्तों के जरिए पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया जाएगा और इन अरकान के इलाकाई मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। और फैजल हसन चौहान तरीन ग्रुप के दीगर अरकान से भी मरहलावार जो है वो रब्ता करेंगे और रब्ते में आने वाले तरीन ग्रुप के अरकान जल्द फैजल हसन चौहान के साथ मुलाकात भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। कराची के मदीना कॉलोनी और इतिहाद टाउन पुलिस स्टेशन में चोरी के बाद मिलने वाली मोटरसाइकिलों के कब्रिस्तान बन गए। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट चोरी करके उन्हें कबाड़ बनने के लिए छोड़ दिया गया है। आपको बताएं कि मोटरसाइकिल्स के स्पेयर पार्ट चोरी करने के बाद उनको कबाड़ बनने के लिए छोड़ दिया गया है। फैसल शकील से मजीद जानते हैं। फैसल बताइएगा। कराची में मोटरसाइकिलें रोज़ाना चोरी और छीनने के वाक़यात इतने बढ़ गए हैं कि सबसे ज़्यादा वाक़यात इसी के होते हैं। और गुज़िश्ता अगर हम 7 माह का रिकॉर्ड देखें तो 25,000 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं। कराची से छीनी और चोरी की जाने वाली मोटरसाइकिलें आखिर जाती कहाँ हैं? मैं आपको दिखाऊं कि कराची की सैकड़ों मोटरसाइकिलें इस वक्त जो है वो ख़राब पड़ी हुई हैं, वो कचरे का ढेर बन रही हैं और ये थानों में हो रही हैं। ये देखें आप, इस वक्त मैं दिखाता हूँ आपको, ये मदीना कॉलोनी थाना है। इसमें सैकड़ों मोटरसाइकिलें इस वक्त जो है वो पड़ी हुई हैं, कचरे का ढेर बनी हुई हैं। ये वो मोटरसाइकिलें जो अवाम की चोरी और छीनी गई या किसी केस में हैं। इसके साथ साथ ये तो एक जगह है ही, इसके साथ दूसरी जगह भी हमारे कैमरामैन फरहान आपको मेरे साथ दिखाएंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा अंदर, ये पूरा कबाड़ खाना बनाया हुआ है मोटरसाइकिलों का, जहाँ पर हज़ारों मोटरसाइकिलें इस वक्त मौजूद है। कराची में ये मदीना कॉलोनी थाना है। मदीना कॉलोनी और इत्तेहाद टाउन 2 थाने एक ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। उसकी ये मोटरसाइकिलें ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, थाने के अंदर भी जो है वो हज़ारों मोटरसाइकिलें मौजूद हैं। किस तरह का ये कबाड़ खाना बनाया हुआ है मोटरसाइकिलों का, कोई डिस्पोजल ऑफ नहीं है। लोग जो है वो परेशान होते हैं, उनकी बाइक चली जाती है, बरसात आती है, कुछ भी आता है तो ये मोटरसाइकिलें जो है वो ढेर बन रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के फ्लैट महंगे होने का खदशा है। डिज़ाइन कंसल्टेंट ने फ्लैट की तामीर का नया तखमीना 24,50,710 रुपये लगा दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में आपको मालूम होगा कि 4,000 फ्लैट्स जो है वो पंजाब हुकूमत बनाने जा रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत ये एलडीए को एक प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया तो वो 4,000 अपार्टमेंट्स बनाए, लेकिन उसके लिए 27 लाख रुपए की एक मजमूई तौर पर उसकी कीमत मुकर्रर की गई कि 27 लाख रुपए में 2 बेड का 650 स्क्वायर फीट जो है वो अपार्टमेंट एक मिल जाएगा शहरी को। लेकिन अब उसमें जो डिज़ाइन कंसल्टेंट्स हैं उनकी तरफ से हुकूमत पंजाब को महकमा हाउसिंग को एक तजवीज़ इरसाल की गई कि इसकी मटेरियल में जो तामीराती मटेरियल है वो अब महंगा होता जा रहा है, तो लिहाजा इसकी कॉस्ट जो है वो मजीद बढ़ सकती है। अब इसमें उन्होंने 2,03,000 रुपये का मजीद इजाफा करने के हवाले से एक समरी महकमा हाउसिंग को इरसाल की। महकमा हाउसिंग ने ये सिफारिशात पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी है कि डिज़ाइन कंसल्टेंट के मुताबिक इसकी कीमत मजीद बढ़ाई जाए। पहले क्योंकि 27 लाख है और अब ये कीमत। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।